Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the very important topic of 19th century because we have already discussed French Revolution as well as American Revolution. American Revolution was 1774, how it led to the establishment of the Constitution as well as how it uh, caused several faction and even issues with regard to the Constitution and how it impacted the overall world we have discussed. Then we have discussed regarding the American Civil War, or at the same time we've discussed how the French Revolution impacted the world and Napoleon, rise of Napoleon impacted and it destabilized the European countries. तो जब 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो वी आर डिस्कसिंग आफ्टर 1815 जब नेपोलियन हार जाता है बैटल वाटरलू में और वियना कॉन्फ्रेंस वियना कन्वेंशन वहां पर बैठते हैं सब कोई उसमें प्रूशियन के रशियन के ऑस्ट्रियन के हैसबर्ग एम्पायर के ब्रिटेन के और बाकी लोग दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द यूरोप तब हम लोग बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ पावर बिकॉज दे वांटेड कि जो फ्रेंच रिलेटेड आइडियाज था रिगार्डिंग द लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी इट शुड नॉट सक्सीड इन द यूरोपियन कंसेप्ट उससे क्या होगा उनका जो पावर्स है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा रॉयल का पावर्स हो गया दैट इज वाई दे टॉक्ड अबाउट कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर में दे डिस्कस अबाउट द मेटरनेक सिस्टम दैट इज फॉर एग्जाम्पल मेटरनेक वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया ही डिस्कस कि जो इटली है प्रूशिया है रशिया है इवन ब्रिटेन है और बाकी ऑस्ट्रियन कंट्रीज हो गया दे शुड बैलेंस ईच अदर आउट एंड नो अदर कंट्री within ourselves should increase their power. तो ये एक बेसिक फिलॉसफी था ऑफ 1815 कांग्रेस ऑफ वियना. तो बैकग्राउंड क्या था 19th सेंचुरी का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 18th सेंचुरी उसमें पूरा जो चेंजेस था रिगार्डिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच. अब 19th सेंचुरी का बैकग्राउंड कि देयर वाज अ राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेवरल कंट्रीज. फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज आ चुका था पहले ब्रिटेन में अब वो सेकेंड फेज में आ रहा था in the coal, iron, and other sectors. Slowly, there was a new invention with regarding to the several industry और उसका equipment. For example, coal industry का बात करते हैं. फिर हम लोग 1800 के आसपास में 1820s के आसपास में कहीं ना कहीं स्टीम इंजन का यूज कैसे होता है फॉर द रेल रोड उस पर बात करते हैं. आयरन ब्रिज कैसे बनता है उस पर बात करते हैं. तो slowly there was a rise of new industries that was catering to the second and third order backward and forward linkages with regarding to manufacturing sector. दूसरा feudalism. Slowly the feudalism ताकतवर था पहले लेकिन उनका जो पावर्स था प्रिविलेज था वो रिड्यूस हुआ इन द ब्रिटेन एंड with the ideas of Napoleon Code in 1803 उसके बाद slowly the feudalism power also decreased. डिवाइन राइट फॉर एग्जाम्पल लुइस जो 15th है इन फ्रांस ही डिस्कस की सॉवरेन पावर रिसाइड हिम एंड हिमसेल्फ ओनली वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो जब हम लोग बात करते हैं विथ रिगार्ड टू 19th सेंचुरी ऑलरेडी द पीपल आर अवेयर दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर मिडिल क्लास. स्लोली वहां मिडिल क्लास का राइज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्लास का राइज हो रहा है बिजनेस क्लास का राइज हो रहा है उनका लॉबी बढ़ते जा रहा है. We have discussed कि how the middle class rise impacted the nationalism in India. वैसे ही जो मिडिल क्लास राइज हुआ था ब्रिटेन के अंदर में कैसे वो चार्टिस्ट मूवमेंट सिमिलरली जो रिफॉर्म मूवमेंट 1832 में 1867 में वो कैसे इम्पैक्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग एरिस्टोक्रेट क्लास रहे उनका पावर्स कम हो तो वो हमेशा चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी लिबरलिज्म ये प्रिंसिपल पे चले. फर्दर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का सक्सेस एक इंस्पायर किया था बाकी लोगों को कि हाउ द आइडिया ऑफ बिल ऑफ राइट्स वी द पीपल कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में पहली बार हुआ 1688 में जब ब्रिटेन के अंदर में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम सॉवरेन उसके बाद से ही उसका जो आइडियाज पर्कुलेट किया और कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग में that when we're discussing about the political culture modern political culture जैसे विग्स पार्टी हो गया
या फिर कंजर्वेटिव ब्लॉक हो गया, टोरीज एंड विक्स, वो इवॉल्व होता है। तो बैकग्राउंड जो 19th सेंचुरी का है, वहां पर फ्यूडिज्म कम हो रहा है, डिवाइन राइट कम हो रहा है, इंस्पिरेशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन का, इनलाइटमेंट आइडियाज फैलते जा रहा है, लोगों के पास अवेयरनेस बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है, और धीरे धीरे न्यू इन्वेंशन आ रहा है हर एक फील्ड में, बायोलॉजिकल, केमिकल, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर के अंदर में कैसे सीडिंग कैसे करते हैं, सीड प्लांटेशन कैसे करते हैं, हर एक जगह पे इनोवेशन आ रहा है। प्लस मर्केंटलिज्म, उसी समय फ्री ट्रेडेड मूवमेंट स्टार्ट होता है, वी हैव डिस्कस इन ब्रिटिश चार्टिस्ट मूवमेंट। तो दे वर अगेंस्ट द मर्केंटलिज्म पॉलिसी ऑफ द ब्रिटेन, और कहीं ना कहीं मर्केंटल पॉलिसी कम होता है। तभी हम लोग देखते हैं 1813 में और 1833 में इंडिया में भी चार्टिस्ट एक्ट के अंदर में पहले मोनोपोली चाइना के लिए सिर्फ रखा रहता है, इंडिया के लिए हटा दिया जाता है, उसके बाद सबके लिए हटा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली। तो स्लोली द जो हायरार्की का स्ट्रक्चर था, इट वॉज फॉर्मिंग। पहले एरिस्टोक्रेट क्लास था, नीचे पेजेंट और वर्कर क्लास, पेजेंट एंड सोल्जर क्लास थे, बीच में मिडिल क्लास अभी राइज हुआ। तो ओवरऑल जो लिबरलिज्म है एज एन आइडियोलॉजी, इट इवॉल्व इन अ वेरी ब्रॉड मैनर अंडर द जॉन लॉक। पहले लिमिटेड गवर्नर की बात करते हैं, मॉन्टेक्स बात करते हैं, विथ मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एडम स्मिथ बात करते हैं कि फ्री हैंड होना चाहिए इन रिगार्डिंग टू कैपिटलिज्म। लेकिन जेएस मिल जो 19th सेंचुरी में आते हैं, ही बिकेम द प्रोजेनिटर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो बैकग्राउंड जो है यहाँ पर पॉजिटिव लिबरलिज्म का है, क्योंकि स्टेट इंटरवीन कर सकता है until unless if your rights and if your rights are harmed, the state will intervene it to secure your rights। तो एक एग्जांपल हो गया। तो जो इम्पैक्ट है पूरा एनलाइटमेंट का, वो कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट हो जाता है उस समय तक, 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग में, हर एक कंट्री के अंदर में। तो फ्रेडरिक द ग्रेट वो प्रुशिया का रहता है, कैथरीन द ग्रेट रशिया का रहता है, मैरिया थेसिया जो मैरिया थेरेसा ये ऑस्ट्रिया का रहता है। तीनों दे टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म, दे इनिशिएटेड रिफॉर्म सच एज अबॉलिशन ऑफ सर्वडॉम, जो सर्व क्लास थे उनको अबॉलिश किया गया, लैंड राइट्स का बात हुआ उस समय। तो ये दिखता है कि हाउ द एनलाइटमेंट इन्फ्लुएंस द रूलर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोपियन कंट्रीज के रूलर्स थे, वो उनको भी डर था कि नेपोलियन का राइज होने के बाद देर इज अ रिन्यू सेंटिमेंट, revolutionary sentiment among the revolutionary soldiers and peasant that we are talking about more and more radical reform। तो कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी स्लो रिफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि उस कंट्री के अंदर में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंटिंग आउट मैकेनिज्म बहुत कम था एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में आसानी तरीके से हो पाया, 32 रिफॉर्म, 35, 36, 67 रिफॉर्म, पब्लिक एजुकेशन एक्ट 1870s का, इंश्योरेंस एक्ट सब आया वहां पर। लेकिन ये सब कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस बहुत कम था, नहीं के बराबर था। दूसरा उनका पावर्स बहुत लिमिटेड था, दैट इज वाई किंग सेंट्रिक रिफॉर्म यहाँ पर था। दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो बात होता है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट और कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स का यूज होना चाहिए। एडम स्मिथ बात करते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कैसे फ्लो करता है सोसाइटी के अंदर में। तो दोनों का जो एक तरह से लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ अंडर द जेएस मिल। वो बात करना स्टार्ट कर दे पॉजिटिव लिबरलिज्म। फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। वर्कर का वेलफेयर जब तक नहीं होगा, उसके बाद उनका जो परचेजिंग पावर कम होगा और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा पूरा सिस्टम को। दूसरा वर्किंग क्लास बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए चार्टिस्ट मूवमेंट भी इसी समय हो रहा है। रॉबर्ट ओवेन जो हम लोग ब्रिटिश रिफॉर्म के अंदर में पढ़े हैं, ही टॉक्ट अबाउट कैसे कोऑपरेटिव मेथड बनना चाहिए, कोऑपरेटिव मॉडल बनना चाहिए। फिर सिंडिकलिज्म, वर्किंग क्लास कैसे पावर में आ सकते हैं। फिर जब हम लोग सोशलिज्म बात करते हैं, प्रूडॉन का, बॉबोफ का, कैसे सोशलिस्ट स्ट्रक्चर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं दिखता है कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स। इसी का बैकग्राउंड में वन मोर आइडियोलॉजी, एक हो गया सोशलिज्म, एक हो गया लिबरलिज्म, और तीसरा आइडियोलॉजी जो फेमस हुआ नेशनलिज्म आफ्टर द इनलाइटमेंट। पहला नेपोलियन जो सेंटिमेंट राइज किया रिगार्डिंग द फ्रेंच नेशनलिज्म, वो हर जगह गए, स्पेनिश में भी गया वो चीज और इटली में भी गया, सेम पर आइडियाज परकुलेट हुआ पुरुषे के अंदर में भी। तो कहीं ना कहीं इटालियन नेशनलिस्ट लोग थे, वो दे वर टॉकिंग अबाउट यूनिफिकेशन इटली। तो उसी समय 1820s में मजीनी ने यंग इटली बनाया और वो बात करना स्टार्ट कर दे कि हाउ द इटली शुड बी यूनिफाइड अंडर द सिंगल फ्लैग। पहले अलग अलग जगह थे, पेपल स्टेट था उसके अंदर में, पेडमॉन्ट सार्डिना था, फिर
वेनेशिया था, लोम्बार्डी वेनेशिया था और सिसिली था, इतना अलग अलग स्टेट था। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इटली यूनिफिकेशन में बात करें। सिमिलरली नेशनलिज्म सेंटिमेंट ऑल्सो राइजिंग इन द प्रूशियन कंट्रीज, प्रूशियन स्टेट्स, बावेरिया हो गया, बाकी जगह में भी बहुत सारे 36 से ऊपर कॉन्फिडेंट थे, उनके अंदर में नेशनलिज्म राइज हो रहा है, कैसे हम प्रूशिया एक कंट्री बनना चाहिए। तो स्लोली वी कैन सी कि 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग में अलग अलग आइडियोलॉजी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है आफ्टर द एनलाइटमेंट एंड नेपोलियन डिफीट 1815 के अराउंड ही पूरा का पूरा। पहला नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, ये तीनों रूट्स आता है। जो 1848 में वही सोशलिज्म का नया रूप है मार्क्सिज्म, विच इज डिफाइंड बाय द कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। तो मार्क्सिज्म बाद में ऐड होता है 1848 के बाद से। तो पहले सोशलिज्म, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म चेंज फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टी टू पॉजिटिव लिबर्टी। सोशलिज्म चेंज फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम total radical concept to welfareism. Nationalism, it also transformed from ethnic based nationalism to more and more civic based nationalism. तो उसका भी एक तरह से कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड हो गया 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग फेज में। अब आते हैं कि व्हेन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं, फ्रेंच डिक्टेटरेट फॉर्म होता है, उसके पहले रेन ऑफ टेरर होता है 94 तक, 1794 तक, फिर डायरेक्टरेट बनता है 1799 में, नेपोलियन का राइज होता है 1804 तक और एम्पायर बन जाते हैं, और 1806 13 तक आता है तो वो इंटरवीन करते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में, रशिया के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर में। 13 में वो हारते हैं, 15 में बैटर वाटरलू में खत्म हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड फ्रेंच रिवोल्यूशन का है। तो कहीं ना कहीं जो वो उनका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो कांग्रेस और वेना जब बैठता है तो दे डिसाइडेड कि बैलेंस ऑफ पावर शुड बी प्रिजर्व्ड बिटवीन द सेवरल रॉयल्टी इन द यूरोपियन कंट्रीज। तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप बोलते हैं कि सब चाहेगा कि कोई भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म बढ़ते जा रहा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी स्टेट ताकतवर हो जाए एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, क्योंकि उस समय इटली के अंदर में सिविल वॉर चल रहा था, थोड़ा स्पेनिश नेशनल सेंटिमेंट भी बढ़ते जा रहा था स्लोली। ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर थे, उसके अंदर में बाल्कन कंट्रीज थे। बाल्कन जो आज के हिसाब से बात किया जाए तो लिथुआनिया, बाल्कन में हो गया सर्बिया, कोसोवो, हर्जेगोविना, मोल्डोवा से लेकर बाकी कंट्रीज हो गया। तो वैसा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पूरे जो एक कंट्री के अंदर में आते तो उसको ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर बोलते थे। तो बेसिकली तो उस समय दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट इज वाई दे क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑर्डर जो बैलेंस ऑफ पावर के बेसिस पे था। जो बोलते थे कि 1789 के पहले जो मैप था बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो स्टैब्लिश होना चाहिए, उसके हिसाब से सबको डिवीजन ऑफ कंट्रीज हुआ। फ्रेंच का भी जो टेरिटरीज था वापस मिला हर एक कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल रशिया कंट्रोल ओवर लिथुआनिया, फिनलैंड, इवन पोलैंड को अलग किया गया ताकि कोई भी पावरफुल नहीं हो सके। उसी के बेसिस में टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ और कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश किया गया। तो ये बेसिकली नेशनल सेंटिमेंट था। लेकिन नेशनल सेंटिमेंट जो राइज हो रहा था उस समय 1815-20s में, वो कहीं ना कहीं दिखता है विथ रिगार्डिंग टू जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन होता है कि अपोस्ट मेटरनिक सिस्टम, जिसमें व्हेन द रॉयल्टी ऑफ द यूरोप वे प्रिजर्विंग देयर ओन पावर और ओन एरिस्टोक्रेटिक लेगेसी एंड हेरिटेज, उस समय द पीपल आर डिमांडिंग मोर। वर्किंग क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, दे आर डिमांडिंग मोर। लेकिन 1832 में रिफॉर्म होता है ब्रिटेन में, लेकिन बाकी जगह तो पार्लियामेंट ताकतवर नहीं है, तो हाउ द रिफॉर्म विल बी टेकन अप। तो इसलिए फ्रांस के अंदर में जब भी रिफॉर्म आता है तो कहीं ना कहीं वायलेंस आती है, चाहे वो 1789 का बात हो या फिर डायरेक्टरेट का बात हो, हर जगह वहां रेवोल्यूशन है। तो 1830 में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है फ्रांस के अंदर में, क्योंकि देयर वाज अ राइज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंजेस था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था फ्रांस के अंदर में, क्योंकि ब्रिटेन में हो चुका था फर्स्ट फेज, सेकंड फेज हर हर कंट्री में आ रहा था। जर्मनी के अंदर में, जर्मनी उसमें नहीं था, प्रूशियन स्टेट के अंदर में, इटली, इटालियन स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स उसके अंदर में, रशिया के अंदर में, हर जगह आ रहा था। तो जब आता है तो देर इज अ डिसलोकेशन ऑफ द पेजेंट एंड द वर्किंग क्लासेस फ्रॉम देयर ओन लैंड, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चार्ल्स एक्स जो 10 है ऑफ द फ्रांस, जो बात करते थे कि फ्रीडम एक्सप्रेशन कम होना चाहिए,
मीडिया राइट्स कम नहीं मिलना चाहिए, लिटरेरी ट्रेडिशन को बैन करना चाहिए और क्रिटिसिज्म ऑफ सरकार जो गवर्नमेंट है वो खत्म होना चाहिए. ही इनवैलिडेटेड द इलेक्शन एज वेल एज द पब्लिक असेंबली इन द फ्रांस. दैट इज वाई वहां पर क्या होता है कि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम, और चार्ल्स जो 10 थे उनको छोड़ना पड़ता है थ्रोन को. तो 3 ग्लोरियस डे रेवोल्यूशन होता है जिसमें लुई फिलिप, जो आज प्रोमिनेंट एक इंडिया में एक ब्रांड भी है, लुई फिलिप इन्हीं पे नाम रखा गया. तो लुई फिलिप जो थे वो किंग, उनको रेस किया जाता है, वो बन जाते हैं सिटीजन किंग. ही टॉक्ट अबाउट कि वो रिफॉर्म लेके आएंगे और जो भी रिफॉर्म चाहिए होगा जनता को, सोसाइटी को, लेके आएंगे. तो उनको डिक्लेयर किया जाता है और एक तरह से जो किंग बन जाते हैं लुई फिलिप. उसके साथ जो आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हर जगह पर्कुलेट होता है, ग्रीक के अंदर जाता है, बाकी जगह आता है. सिमिलरली जब लुई फिलिप आते हैं तो पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम हिम ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए. और 1848 आता है तो इसका बैकग्राउंड क्या है? पहली बात है कि ब्रिटेन के अंदर में रिफॉर्म हो रहा है. 1832 में रिफॉर्म हुआ जिसमें मिडिल क्लास को वोटिंग राइट्स मिला, 67 में वर्किंग क्लास को मिला. लेकिन रिफॉर्म बीच में हो रहा था, कैसे इलेक्शन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आइडियाज पर्कुलेट हो रहे हैं. प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ऑफ द अमेरिका वो भी यूरोप के अंदर में आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है. तो पीपल आर डिमांडिंग मोर. प्लस फूड शॉर्टेजेस, इंडस्ट्रियल क्लास, वर्किंग क्लास बढ़ते जा रहे हैं. और 48 में मार्क्स और एंगल पहली बार साइंटिफिक सोशलिज्म लेके आते हैं अपना प्रिंसिपल को, कि जो हिस्टोरिकल लड़ाई है वो रिलीजन के बीच में नहीं है, ना सोशल स्ट्रक्चर के बीच में है, वो क्लास के बीच में है. तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, जिसके पास ज्यादा मीन से प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली डिमांड करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं ओवरऑल आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, एंड दे क्रिएट अ हेजेमनी विथ रिगार्डिंग टू आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन एक्सेट्रा. उनके पास पावर होता है. तो पहली बार कार्ल मार्क्स और एंगल ने 1848 में दास कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रोलेटेरिएट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट अगेंस्ट द बोर्जुआ. तो 1848 में वो चाह रहे थे कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन होगा जिसमें जो बोर्जुआ क्लासेस है उनको हटा करके प्रोलेटेरिएट सरकार में आएंगे एंड कम्युनिस्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे और लॉन्ग टर्म में स्टेटलेस सोसाइटी अचीव हो सकता है. लेकिन 1848 जो रिवोल्ट था इट वाज अ मच ब्रॉडर एज कंपेयर 1830, क्योंकि 1830 जो था वो इट वाज ओनली लिमिटेड टू एंड अराउंड प्लस माइनस अराउंड द फ्रांस. लेकिन 1830 48 का जो रिवोल्ट था इट वाज मच मोर स्ट्रॉन्ग और हर एक कंट्रीज में गया. तो शॉर्ट टर्म कॉजेज ये था, दूसरा की पॉलिटिकल कॉजेज ये था, दूसरा की आइडियोलॉजिकल मार्क्सिस्ट और एंगल्स का सोशलिज्म बढ़ते जा रहा है. उसमें तो प्रोदॉन बात कर रहे हैं 1848 में, फ्रेंच रेडिकल उनका पावर्स बढ़ते रहा है. इवन लुई फिलिप जो है he was also frustrated from the people because they were demanding more and more accountability from the government. उस समय वैसा था ही नहीं सिस्टम. दैट इज व्हाई ही अपोज्ड ब्रॉडर रिफॉर्म. तो क्या होता है कि वापस से रिवोल्यूशन होता है 1848 में जिसमें फ्रांस रिमूव लुई फिलिप और उनको हटा दिया जाता है. ऑस्ट्रिया के अंदर में जो मेटरनिक सिस्टम था, यहाँ पर मेटरनिक वाज प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया. मेटरनिक सिस्टम बोला जाता है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करते हैं. तो वो इतना पावरफुल हो गए थे कि ही वाज डिक्टेटिंग द क्या होना चाहिए वर्ल्ड में, यूरोप में. तो ही रिजाइंड इन द ऑस्ट्रिया. इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है, उसमें पहले यूनिफिकेशन वॉर होता है 1848 में. इटली के अंदर में यूनिफिकेशन में अलग अलग फेजेस है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. 30s से 40s, 48 से 67 के बीच में, 67 से 70s के बीच में. तो 48 में पहला इटालियन रेवोल्यूशन होता है जिसमें यूनिफिकेशन का बात होता है और एक मूवमेंट होता है. प्रूशिया में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द फर्डिनेंड. उनको भी लगता है कि अब जरूरी है कहीं ना कहीं लोगों को प्लेकार्ड करना, लोगों को एक तरह से उसका बात मानना. तो दे टुक द अकोमोडेटिव स्टैंड. तो देखते हैं कि 1848 का जो रिवोल्ट है, जो रेवोल्यूशन है, इट वाज मच ब्रॉडर देन 1830. और न्यू आइडियाज फॉर्मुलेशन हो रहा है, न्यू ग्रुपिंग फॉर्मेशन होता है, हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री के अंदर में चेंजेस आया. तो ये चेंजेस है. तो लेगेसी ऑफ 1848 रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन फ्रांस, जिसको बोलते हैं सेकंड रिपब्लिक. फर्स्ट रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड 1815 कॉन्सेप्ट यूरोप के समय. सेकंड रिपब्लिक फॉर्म होता है. फ्यूडल स्ट्रक्चर टूट जाता है. सर्फडॉम पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया जाता है हर एक कंट्री के अंदर में मोस्टली.
डेमोक्रेसी का भी जो सेंटीमेंट है वो राइज हो रहा था, लेकिन 1848 के बाद से लिमिटेड पार्लियामेंट यहाँ पर आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। कहीं ना कहीं जो किंग है ही इज मोर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। डेनमार्क पहली बार न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है। पेडमोंट पेडमोंट बेसिकली इटली का जो मैप है ना, तो टॉप जो इटली है, नॉर्दर्न इटली, उसको पेडमोंट जगह था, सार्डिनिया एंड पद्मो। तो ही रिटेन्ड द लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर जगह अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिमिटेड पार्लियामेंट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पहली बार स्लोली पर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ब्रिटेन में आ चुका रहता है और यूएस में आ चुका रहता है, लेकिन ये सब कंट्री में स्लोली द किंग बिकेम मोर एंड मोर अकाउंटेबल एंड पार्लियामेंट बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल। किंग का जो अथॉरिटी कहीं ना कहीं लिमिटेशन होना स्टार्ट हो गया। अब सिमिलरली अलेक्जेंडर जो रशिया में थे, वहां आज भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थे। वहां पर आज भी वर्किंग क्लास उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, पेजेंट क्लास ज्यादा थे, प्लस वर्किंग क्लास राइज ही हो रहे थे उस समय तक। 1860s 70s में जो वर्किंग क्लास है उनका पावर बहुत कम था। और जार्स जो थे अलेक्जेंडर, ही ट्राइड टू रिफॉर्म इन रशियन सोसाइटी, जिसमें सेल्फ को इमेंसिपेशन मिला। उसके हिसाब से उनको लैंड राइट मिला, कोई भी लैंड ले नहीं सकता, उनके लैंड रिफॉर्म का बात हुआ वहां पर। प्लस जो लैंड लॉर्ड थे उनका भी पावर लिमिटेड किया गया। लेकिन जब रिफॉर्म आता है सोसाइटी के अंदर में, दे विल डिमांड मोर एंड मोर रिफॉर्म। तो 1870 में रशिया में भी रिफॉर्म मांगा गया, नहीं हो पाया तो 1890s में असैसिनेट कर दिया गया, जो हम लोग रशियन रेवोल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तब भी अगर पूरा नहीं हो पाया, डूमा स्टैब्लिश हुआ, जो पार्लियामेंट थे उसके अंदर पावर कम दिया गया। तो ओवरऑल रिफॉर्म और जो कंजर्वेटिव है उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहे। तो रशिया के अंदर में भी ऐसा रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था रशिया के अंदर एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट में और यूएस और यूके में, कि यूएस के पास कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था, स्टार्टिंग में बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के अंदर में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ चुका था। ये सब कंट्री के अंदर में रेवोल्यूशन आया, तभी एक स्ट्रक्चर बना। तो रशिया में रेवोल्यूशन ऐसा नहीं आ पाया, क्योंकि इतना ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी और पावरफुल किंग थे कि दिक्कत हुआ। दैट इज वाई बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वहीं पर है, बाकी जगह नहीं आ पाया। क्योंकि बाकी जगह आते आते कहीं ना कहीं बाकी लोग भी जिस समय वहां पर आया, तो इसमें बाकी जगह क्यों नहीं आया? क्योंकि बाकी जगह में स्लोली दे वर ट्राइंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी। इसमें एजुकेशन बिल आया है, हम लोग जब प्रूशियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे, इवन इटालियन यूनिफिकेशन में। तो ये साइड बाय साइड सब चल रहा है, पैरेलली चल रहा है ये चीज। तो 1848 का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ब्रॉड एनफ था। इवन जो पैपल स्टेट बेसिकली एक स्टेट है, जैसे झारखंड बिहार हो गया, वैसे ही इटली के अंदर में एक स्टेट थे, ऑटोनोमस स्टेट थे, जैसे राजपूत स्टेट, ट्रावणकोर, वैसे वहां भी स्टेट थे बीच में, जिसके अंदर में रोम था। तो रोम कैपिटल ऑफ द पैपल स्टेट था। तो वहां पे जो पोप थे, ही डिक्लेयर्ड कि उनका भी पावर्स लिमिटेड होना चाहिए, और काउंसिल ऑफ स्टेट स्टैब्लिश करते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल स्टैब्लिश करते हैं, और अपने जो क्रिटिक है फ्रीडम एक्सप्रेशन को अपहोल्ड करते हैं, और दे ही पार्डन द क्रिटिक्स ऑफ। तो हर जगह दिखता है कहीं ना कहीं फ्रीडम एक्सप्रेशन, स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, ये अपहोल्ड होता है। 1848 का ये लेगेसी है। तो इससे सीख ये मिलता है कि 1848 तक आते आते उसी अराउंड नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो राइज हो चुका है अभी तक में। अब ये रोक नहीं सकता, तो इसका इम्पैक्ट हर जगह दिखेगा। वही जो नेशनलिज्म है वो इम्पैक्ट दिखते रहता है, दिखते रहता है। वो इतना ज्यादा अल्ट्रा नेशनल पहुंच जाता है 1914 तक आते आते, कि वर्ल्ड वॉर 1 होता है, 2 में ऑल अल्ट्रा नेशनल होता है, इसमें नासिज्म और फासिज्म होता है। तो वही नेशनलिज्म का एक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फेज। तो डिस अब नेशनलिज्म बढ़ता है तो कहने के रॉयल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो टूटेगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर था उनका टूटेगा जो सबसे वीक है। तो ऑटोमन जो थे सबसे ज्यादा वीक थे एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री के। तो इसलिए जो ईस्टर्न क्वेश्चन उठता है, ईस्टर्न क्वेश्चन मतलब ये ईस्टर्न, इन लोग के लिए ईस्टर्न, हम लोग के लिए वेस्टर्न हो गया, इन लोग के लिए ईस्टर्न हो गया। तो ये जो क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन उठता है कि इसका क्या, क्योंकि ऑटोमन्स उस समय में दे हैव वीकेंड मच मोर, और उनको बोलता है ओल्ड मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि बहुत वीक होता है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्यूरोक्रेटिक, हाईली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है, उलेमास डोमिनेट करता है बहुत जगह पे। प्लस उनका जो हायरार्किकल का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटीज होते हैं कहीं ना कहीं वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते रहते हैं। तो जो ऑटोमन्स के अंदर में ग्रीक थे, यहाँ पे ग्रीक है, ये ग्रीक थे, तो दे वर आल्सो डिमांडिंग ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। ये इटली हो गया, ये प्रूशिया हो गया, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया। तो प्रूशिया के अंदर अलग अलग स्टेट हो गया उस समय।
फ्रांस ही अकेला कंट्री है, ये हो गया, ये सब बन चुके हैं, लेकिन बाकी सब हो रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इतने सारे इटली स्टेट यूनिफाई करेंगे। पैपल स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर है, रोम यहीं पर है। अब फिर जो प्रूशियन स्टेट थे, बहुत सारे स्टेट थे इसके अंदर में, किंगडम प्रूशिया बड़े थे, उसके साथ साथ छोटे छोटे स्टेट थे, बोहेमिया हो गया, बावेरिया हो गया, एक्सेट्रा, अलग अलग। किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पर, ऑटोमन्स यहाँ पर, ग्रीक यहाँ पर, अभी ग्रीक को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तो ग्रीक यहाँ पर है, रशियन जारिस्ट रशिया यहाँ पर है, और पोलैंड को अलग कर दिया गया 1815 के बाद, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लोली अब देखते हैं कि ईस्टर्न क्वेश्चन के बारे में। उसके पहले वी कैन डिस्कस ग्रीक। उस समय तक इसका बैकग्राउंड क्या है 1820s का, कॉन्सेंट ऑफ यूरोप 1815 में, देर इज अ क्लियर टॉक अबाउट अ बैलेंस ऑफ पावर। कोई नहीं चाहेगा कि हर एक जो ये जो एम्पायर टूटे, कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का बात हो रहा है वहां पर 1815 में। लेकिन ग्रीक जो है, दे आर कैथलिक, दे आर क्रिश्चियन, ऑटोमन्स है वो मुस्लिम है। ग्रीक कहीं ना कहीं उनका जो पावर है यहाँ पर, यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और दे आर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी, जो मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि ऑटोमन के जो लॉर्ड है वो मुस्लिम है, टर्किश मुस्लिम है। तो नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट राइज करता है, तो हर जगह सेंटिमेंट राइज करेगा, तो ग्रीक के अंदर में राइज हुआ। तो लेकिन जो ऑटोमन्स थे वो कहीं ना कहीं उस ही दे रिप्रेस द ग्रीक्स सेंटिमेंट और पॉपुलेशन, वहां पर जो क्रिस्टियन वर्शिप है उन पर कैप्चर किया गया। उन बाकी फिर जो इजिप्ट के जो रूलर थे मेहमत, और बाकी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको बुलाया गया ताकि कंट्रोल कर सके ये सब जगह को, जहां जहां रिवोल्ट हो रहा था, रिवोल्यूशन हो रहा था। तो जो सेंटिमेंट है, क्रिश्चियन सेंटिमेंट, नेशनलिज्म सेंटिमेंट, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा यूरोप में पूरा, क्योंकि ये पूरा जगह है पूरा का पूरा वो क्रिश्चियन है। तो पीपल ऑफ यूरोप बिकेम सिंपैथेटिक टू द ग्रीक, क्योंकि वो ग्रीक और रोमन से जोड़ते थे अपना सिविलाइजेशन को। जैसे हम लोग सोचते हैं वैदिक और हड़प्पन सिविलाइजेशन जोड़ते हैं, वैसे ग्रीक रोमन उनके लिए। तो दे वर डिस्कसिंग की सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट सपोर्ट चाहिए। हर एक कंट्री के अंदर में लोग खड़ा हो रहे थे और बोल रहे थे कि ग्रीक को सपोर्ट करो, सरकार पर दबाव डाल रहे थे। तो तो सरकार पर जैसे दबाव आएगा तो दे विल ट्राई टू सपोर्ट, लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि 1815 में ऑलरेडी बात हो चुका है बैलेंस ऑफ पावर का। तो लेकिन जो रशिया है वो बोलता है कि दे विल डिक्लेयर द मॉरल सपोर्ट टू द ग्रीक पॉपुलेशन, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स भी है और क्रिश्चियन भी है। अब है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जो पैलेस्टीन के ऊपर जो इशू है, जिसमें ईरान में घुस जाते हैं, सऊदी अरब में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन रहता है कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। वैसे ही जब रशिया घुसता है इसके अंदर में कि दे विल सपोर्ट द ओवरऑल ग्रीक पॉपुलेशन, तो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया को भी लगता है कि कहीं ना कहीं कि अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करें तो रशिया का जो जार है ही विल क्लेम द सुप्रीम अथॉरिटी, ही विल क्लेम द लीडर ऑफ द कैथोलिक एज वेल एज द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है और पावर बढ़ जाएगा। दैट इज वाई फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया तीनों आते हैं और आर्मस्टिस साइन करते हैं टर्की के साथ। टर्किस बोलता है कि नहीं, रिजेक्ट कर देता है आर्मस्टिस। आर्मस्टिस मतलब कि आप कुछ कुछ जगह पर आप टेरिटरी दे दीजिए और लड़ाई नहीं हो पाएगा, ऐसे टाइप। तो टर्की रिजेक्ट कर देता है, तो दोनों एक तरह से दे एंटर इनटू वॉर, टर्की इज डिफीटेड। उसके बाद फिर रशिया डिक्लेयर्ड द वॉर एंड फोर्स्ड ट्रीटी ऑफ एंड्रापोल 1829 का, जिसमें जो वॉलेचिया है, मोल्डोवा एंड ग्रीस यहां पर है। ये ग्रीस हो गया, ये मोल्डिया हो गया, ये वॉलेचिया हो गया। आज के हिसाब से पॉपुलेशन बात की तो मोल्डोवा हो गया, बुल्गारिया और बाकी सब कंट्री आई थिंक है, मैसेडोनिया हो गया, वो सब कंट्री यहाँ पर है। तो ये तीन को बोल दिया गया कि आप रिकॉग्नाइज करिए। तो इस पर क्या फायदा होता है, जब ये हार जाते हैं ऑटोमन्स, तो मैटरनिक सिस्टम का जो एक एजेंडा था कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करेंगे पूरे यूरोप के अंदर में, वो डिफीट हो जाता है। नेशनलिज्म यहाँ पर जब जीतता है तो ऑब्वियस बात है हर जगह फिर से इंस्पिरेशन मिलेगा सबको, तो बैलेंस कम होता है, इंटरवेंशन बढ़ जाता है। यहां से इंटरवेंशन स्टार्ट होता है हर एक मेजर पावर का। तो मेजर पावर उसमें कौन कौन है, तो यहाँ पर है, उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, प्रूशियन है पूरा, इटली हो गया पूरा, ऑस्ट्रिया हो गया पूरा, और ऑटोमन्स हो गए, रशिया हो गया। इतने इतने बड़े मेजर पावर हो गए, सबका एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। अब मेहमत अली है, अब क्या होता है कि मेहमत अली को भेजा भेजा जाता है वापस से टर्की को, टर्की बुलाया जाता है।
उनको बोला जाता है कि आप कंट्रोल करें ये सब पॉपुलेशन को, ये सब पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रीक है और मोल्डोवा और वलाचिया पॉपुलेशन जो मोस्टली कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंटिज्म है। अब क्या होता है कि जब जाते हैं वहां पर, तो ब्रिटिश ऑफ जो ब्रिटेन है उनको भी डर लगता है कहीं ना कहीं रशिया इंटरवीन कर सकता है, और जो फ्रेंच है उनको लगता है कि वो भी सपोर्ट कर सकते हैं इजिप्ट को, ताकि इजिप्ट के अंदर में जो सीरिया है और उस तरफ में जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सके। दैट इज वाई दे स्टार्टेड टू इंटरवेन, फ्रेंच ब्रिटिश एंड रशिया ओवर द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ द टर्की और मेहमत। तो फिर ट्रीटी ऑफ लंदन साइन होता है 1840 में, जिसमें फ्रांस को और रशिया को दोनों को चेक करता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का एक तरह से सक्सेसफुल होता है, और ग्रीक जो ग्रीक है वो इंडिपेंडेंस मिल जाता है एक तरह से। तो ग्रीक बेसिकली इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, उसके बाद ऑटोनॉमी ज्यादा हो जाता है, टोटली इंडिपेंडेंट बोले लेकिन हो जाता है एक तरह से। तो ये ग्रीक इंडिपेंडेंस है। तो वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है 1815 का, उसके बाद का फेज है 2030s में, जिसमें ग्रीक बिकेम वन ऑफ यहाँ पे द। आपने लास्ट में समझाया है, लास्ट वाला पोर्शन इंडिपेंडेंस वाला, थोड़ा सा उसको फिर से एक्सप्लेन करोगे? इससे बात हो रहा है कि हर एक कंट्री चाहते हैं कि उनका पावर मेंटेन रहे। तो यहाँ पर जब टर्की हार जाता है, रशिया डिक्लेयर करता है वॉर को और रिकॉग्नाइज करता है तीनों सीट्स अलग अलग स्टेट्स को, मोल्दोवा, ग्रीस एंड वॉलशिया को। तो कहीं ना कहीं टर्की रशिया का पावर बढ़ जाता है। तो ब्रिटेन को लगता है कि रशिया का पावर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम उस समय टर्की ऑलरेडी छोटा हो चुका है। जब छोटा हो चुका है तो रशिया तो उसको सपोर्ट कर ही सकता है, क्योंकि अब वो छोटा हो चुका है, उसका पावर कम हो चुका है। लेकिन ब्रिटेन नहीं चाह रहा कि रशिया का पावर बढ़े, एट द सेम टाइम फ्रेंच का पावर बढ़े, क्योंकि फ्रेंच का जो इंटरेस्ट रहता है वो कहीं ना कहीं सीरिया और इजिप्ट में भी रहता है वहां पर। तो इसलिए ब्रिटेन चाहता है दोनों का पावर कम हो जाए। ट्रीटी ऑफ लंदन साइन होता है, जिसमें वो बोलते हैं टर्की को कि आप रिकॉग्नाइज करिए, और कहीं ना कहीं मेहमत अली को बोलते हैं वापस जाइए। तो ऐसे करके वो चेक्स एंड बैलेंसेस कर लेते हैं। तो उतना डिटेल में नहीं करना है, ये ऑप्शनल का बात है। हम्म। जनरली कि ग्रीक इंडिपेंडेंस ऐसी ही पड़ता है ओवरऑल। तो ग्रीक इंडिपेंडेंस एक तरह का बैकग्राउंड है 1820 का, और 1830s में वहां पर रेवोल्यूशन आता है फ्रांस के अंदर में। तो ये पैरेलली हो रहा है, नेशनलिज्म सेंटिमेंट राइज हो रहा है हर जगह। 48 में भी नेशनल सेंटिमेंट राइज हो रहा है, वो दिख रहा है। इटली में भी यूनिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, प्रूशिया के अंदर यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 53-56 में एक क्रीमियन वॉर होता है, एक न्यू वॉर है, फेमस वॉर है। इसमें होता है कि इट इज अ इश्यू ऑफ द कस्टडी ऑफ द होली प्लेस इन जेरूसलम। हाँ, जेरूसलम जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में दो टाइप के मॉन्क होते थे, एक लैटिन एक ग्रीक। जो ग्रीक हमने बात की वो, एक और जो लैटिन, जो एग्जिस्टिंग रोमन कैथोलिक जो लैटिन होते हैं उनका बात हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो होली प्लेस वाला जेरूसलम का कस्टडी किसके हाथ पे जाएगा, ग्रीक मॉन्क के ऊपर जाएगा कि लैटिन के पास जाएगा, उस पर इशू होता है। तो जो जार निकोलस है, रशिया का हमेशा देखा जाता है यहाँ पर कि एक तरह से इंटरवेंशन रहता है हर जगह। तो वैसे ही जो जार निकोलस रहता है, उनका इंटेंशन रहता है यहाँ पर, वो स्पीच देते हैं एक कि टर्की ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, टर्की ऑलरेडी छोटा हो चुका है, ये सब जा चुका है। तो वो अब चाहते हैं कि जो टर्की बचा हुआ है ना उसका भी डिवीजन किया जाए। इंग्लैंड चाहते हैं कि जो इजिप्ट और सीरिया है वो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड को मिले। रशिया चाहता है जो कॉन्स्टेंटिनोपल है टर्की का यहाँ पर, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ है, और कुछ कुछ जो ग्रीक पॉपुलेशन के अंदर में जो ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन है, क्योंकि टर्की जो है, जो रशिया है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। जो प्रोटेस्टेंटिज्म है वो यूएसए हो गया, कुछ ब्रिटेन हो गया, और कैथलिक हो गया मेजरली वो इटली हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगल, ये डिवीजन है। तो चाहते हैं कि टर्की चाहते, जो रशिया चाहते हैं कि उनके जो ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन है उनके ऊपर कमांड उसका रहे पूरा, और कॉन्स्टेंटिनोपल इनके पास है। रशिया चाहते हैं कि हम लोग डिवाइड कर लेंगे टर्की को और आपस में बांट लेंगे, यही अगर एक सोल यही है ओवरऑल। तो इसमें अलग अलग बात होता है, लेकिन अब जब रशिया इनिशिएट करता है तब कोई चाहता नहीं है कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड नहीं चाहता ना फ्रांस फ्रांस चाहते हैं कि हम लोग एक तरह से अलाउ करें रशिया को कि हर बार इंटरवीन करे हर जगह और उनका पावर बढ़े। दैट इज वाई ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया इंटरवीन इन टर्की अगेंस्ट द वॉर अगेंस्ट रशिया, इसलिए दिखता है। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो चाहते थे रशिया पावर कम हो। जो इटली थे वो चाहते थे कि जो वो बात कर रहे हैं विथ रिगार्डिंग टू द यूनिफिकेशन यहाँ पर, जैसे
यूनिफाई का बात कर रहे हैं तो यूनिफाई होता है यहाँ से, इटली ऊपर से होता है और नीचे से होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे। तो जब सार्डिना है, किंगडम ऑफ सार्डिना है, यहाँ से यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो किंगडम ऑफ सार्डिना चाहता है कि जब हम लोग सपोर्ट करेंगे फ्रांस और ब्रिटेन को अगेंस्ट रशिया, तो बाद में जब यहाँ पर यूनिफाई करने की बात करेंगे तो हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन से। दैट इज वाई दे सपोर्टेड रशिया, दे सपोर्टेड ब्रिटेन एंड फ्रांस। दूसरा, ऑस्ट्रिया चाहता है कि रशिया को एक तरह से उनका पावर कम हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पर मोस्टली हर्जेगोविना, बोस्निया, सर्बिया, स्लाविक कंट्रीज है यहाँ पर। तो स्लाविक नेशनलिज्म प्रमोट होगा। अगर रशिया ताकतवर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ के जो लोग है, नेशनलिस्ट लोग हैं, वो बोलेंगे कि ऑस्ट्रिया एम्पायर टूटना चाहिए और अलग अलग कंट्री बनना चाहिए। जो आज के हिसाब से कंट्री अलग बनना है, बाल्कन स्टेट यूगोस्लाविया था, वो टूट के अलग अलग कंट्री बन चुका है। तो बेसिकली वो चाहते थे कि कंट्रोल में रहे नेशनलिस्ट पॉपुलेशन। तभी हो पाएगा जब रशिया, जो जो एक तरह से कोट एंड कोट फादर है स्लाविक नेशनलिज्म का, प्रोजेनेटर है स्लाविक नेशनलिज्म का, उसका पावर कम है। तो तीनों का अपना अपना एक सेंटिमेंट था। दैट इज वाई दे इंटरविंड अगेंस्ट रशिया इन वॉर विथ टर्की। उसके बाद रशिया हार जाता है वॉर में, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, जिसमें रशिया को पहले जो मोल्डोवा, वॉलचिया ऐसा मिला रहता है वो खत्म हो जाता है। ब्लैक सी जो है पहले रशिया के कंट्रोल के अंदर में आता है, ट्रीटी ऑफ ये अर्नापोलिस से, वो अब खत्म हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। और जो क्लेम ओवर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो डिमांड करता है वो भी खत्म हो जाता है। तो रशिया बेसिकली वापस चल जाता है वो इनिशियल स्टेट था। तो ये एक स्ट्रक्चर है। बोलो, ये समझ में आया तो नेक्स्ट में। ठीक है, समझ आ गया। फिर अब बोला जाता है जो वॉर है, क्या वॉर सही था? तो मोस्ट यूजलेस वॉर बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मोल्डोवा वॉलचिया है वो कहीं ना कहीं वापस से अलग हो जाता है, रशिया से अलग हो जाता है। तो रशिया से अलग हो जाता है तो खुद से दोनों एक दूसरे से सपोर्ट लेकर के रोमानिया बने। तो आज का जो रोमानिया है ना, कहीं ना कहीं मोल्डोवा और वॉलचिया से ही टेरिटरी लिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, कि जो रिलीजियस डिस्प्यूट था इट वॉज वेरी सिली, इतना सिली था कि एक चेयर रखा हुआ था ऊपर में, एक जो चर्च है ना उसके अंदर में, चेयर किसका होगा, लैटिन का होगा कि ग्रीक का होगा, वो डिसाइड करेगा कि कैसे चर्च होगा। तो मतलब इतना सिली चीज पर लड़ाई हुआ था बेसिकली, जो जेरूसलम के ऊपर में। दूसरा, रशिया पावर कम हो गया, और रशिया पावर ऐसे कम हुआ बाल्कन एरिया में, यहाँ पावर कम हो गया उसका, ये पूरा ब्लैक सी न्यूट्रल बन गया, यहाँ पावर कम हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल वो चाहते थे वो कभी मिला नहीं, ये भी हाथ से चले गया। तो यहाँ पर उनका पावर कम हो गया, कम हो गया तो कहाँ जाएंगे, वो सेंट्रल एशिया जाएंगे। दैट इज वाई हम लोग देखते हैं 1850s में ही ब्रिटेन बात करता है इंडिया में अफगानिस्तान में इंटर करेंगे। उसी से फेज में हो रहा है। ब्रिटेन क्यों जा रहा है अफगानिस्तान में? ताकि सेंट्रल एशिया में जो रीच बढ़ रहा है रशिया का, वो इतना नहीं बढ़ जाए कि इंडिया का जो एम्पायर है वो इम्पैक्ट करे ब्रिटेन के लिए। तभी हम लोग बात करते हैं ना कि सिंध में जाते हैं ब्रिटेन 40s में, और 60s और 70s में अफगानिस्तान में जाता है। यही कारण है। तो रशिया का जो सेंट्रल एशिया जो पॉलिसी डिप्लोमेसी है वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर। दूसरा, ये यूजलेस वॉर इसलिए था कि सबको लड़ाई आपस में करता है, यहाँ पर सब कोई आपस में लड़ाई करते हैं। एक तरह से ये वीक हुए, थोड़ा थोड़ा सबको वीक हुआ, तो इनको टाइम मिलता है इंटीग्रेट होने का, इसको भी टाइम मिलता है इंटीग्रेट होने का। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ प्रूशियन दोनों स्टार्ट होता है, दोनों कंटिन्यूस रहता है। दूसरा, सुल्तान ऑफ टर्की है, उनको मौका मिलता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ जो पेरिस है इसको अडेयर करे, लेकिन वो करते नहीं है। वो एक तरह से जो कंडीशन ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो खराब ही रहता है उसके बाद भी, तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ वॉर से। रशिया जो वॉर अगेंस्ट ट्रीटी अगेंस्ट, रशिया ऑल्सो इन्फोर्स्ड वॉर अगेंस्ट टर्की 1877 उसके बाद। और उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट करो सर्बिया का, रोमानिया का और मोंटेनेग्रो का इंडिपेंडेंस। तो ये क्यों होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे 1877 1870s को, फिर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। तो पहले अभी हो गया बेसिकली 1850s का, 1850s में ये ये सिनेरियो है। तो नहीं बोल ठीक है। सकते ना क्रिमियन वॉर, जैसे आप बोल रहे हो कि वाई इट इज ये कॉल्ड। चीज अभी बाद में कर लेंगे, क्रोनॉलॉजिकल वे में चल रहा है ना, क्रोनॉलॉजिकल वे हाँ, में चल रहा है। तो ये तो मैं थोड़ा सा हाँ। यहाँ पे ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी हमने डिस्कस हम्म किया कि वाई इट इज कॉल्ड ए यूजलेस वॉर, एक तो हम्म क्रिमियन वॉर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, हम्म कि हम्म उसको हम बोल रहे हैं कि इट इज अ हम्म यूजलेस, उसके जो हम्म, रिजल्ट कुछ नहीं हाँ बेनिफिशियल निकले। हाँ तो हम ऐसे हाँ। नहीं बोल सकते ना यहाँ पे कि स्टेटस को एंटे जो था वो रिस्टोर हो गया, वो तो नहीं हुआ ना। यूजलेस वॉर स्टेटस को जो था वो कहीं ना कहीं रिस्टोर नहीं हुआ, लेकिन और बिगड़ा। कैसे बिगड़ा? क्योंकि टर्की
पावरफुल कम हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और प्रूशिया बढ़ा तो नया किंगडम राइज हुआ, तो दे विल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर कॉलोनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं स्टेटस को तो चेंज हो गया ना पूरा, यूजली फॉर रशिया का पावर कम हो गया, अब बेकार चीज पे लड़ाई हुआ था बेसिकली, ठीक पैसा है। वेस्ट हुआ एक्स्ट्रा, तो इसी पर ओवरऑल। तो ये इसको हम लोग थोड़ा आगे पढ़े, पहले ऊपर जाते हैं। ये दो वॉर हो गया। अब इसी समय ऑटोमन्स का देख लिया, अब आते हैं ऑटोमन डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स में। तो ऑटोमन का लोग डिस्कस किए कि ग्रीक था और क्रीमियन वॉर, तो हर जगह देखा जा रहा है तो ऑटोमन को एक तरह तोड़ा जा रहा है, ओल्ड मैन ऑफ यूरोप है, और एक तरह से उस पर उसका जो टेरिटरी से बांटा जा रहा है आपस में। तो ईस्टर्न क्वेश्चन पर क्वेश्चन उठा था यहाँ पर कि इस जगह का क्या होगा स्टेटस, और ये जो क्वेश्चन है ना ये हमेशा रहता है अनटिल अनलेस जब 1945 में जर्मनी हारता है, यहां तक ईस्टर्न क्वेश्चन था। उसके बाद भी ईस्टर्न क्वेश्चन रहता है, और आज भी ईस्टर्न क्वेश्चन है, कैसे, रशिया यूक्रेन वॉर है, तो ईस्टर्न क्वेश्चन कभी आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाया। तो बस ये समझना है, एक जो बार फिर शुरू से से चल बताइए। रहा है ईस्टर्न, मेरे उन लोग के लिए ईस्टर्न, हम लोग का तो वेस्टर्न क्वेश्चन हो गया, लेकिन हाँ। उन लोग के लिए ईस्टर्न क्वेश्चन है पूरा जगह। हम्म। तो बेसिकली बाल्कन कंट्रीज हो गया, यहाँ यूक्रेन हो गया, यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ मोल्डोवा हो गया, यहाँ जॉर्जिया होगा, यहाँ बाल्कन कंट्री हर्जेगोनिया बोस्निया, ये सब यहाँ पर हो गया। तो ये क्वेश्चन, तो इस पर क्या स्टाटस क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओटोमन्स भी थे, ऑस्ट्रिया भी थे, या नेशनल सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा थे यहाँ पर इस तरफ रीजन में। तो ईस्टर्न क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या होना चाहिए, तो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, आज तक अभी तक। क्यों? क्योंकि उस समय बात होता है, उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले ग्रीक से स्टार्ट होता है, ग्रीक और बाकी चलता है, ग्रीक इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर ईस्टर्न क्वेश्चन बात है क्रीमिया, क्रीमिया यहाँ पर है, यहाँ से लड़ाई होता है, ये चल जाता है रशिया के अंदर, बाद में क्रीमिया का में ये अलग अलग इंडिपेंडेंट होता है, रोमानिया बन जाता है ये चीज। फिर ईस्टर्न क्वेश्चन बात होता है कि ऑस्ट्रिया के अंदर बात होता है 70s में। फिर बात होता है 1914 में जब फर्डिनेंड को गोली मार दिया जाता है आर्कडूक को, उस समय बाल्कन क्राइसिस था ईस्टर्न क्वेश्चन में, तो उसका इशू होता है। उसके 45 के बाद वापस से सोवियत यूनियन बन जाता है, तब भी ईस्टर्न क्वेश्चन बात होता है चेकोस्लोवाकिया कैसे इंटीग्रेट करे नहीं करे। उसके जब सोवियत यूनियन टूट जाता है फिर से यूगोस्लाविया बनता है, और यूगोस्लाविया का जो स्टैंड जो रहता है वो रहता है कि सबको जोड़ के रखे, लेकिन हो नहीं पाता है। 1990 में फिर से क्राइसिस आता है, बॉस्टन क्राइसिस, हर्जनोवी क्राइसिस, सब चीज क्राइसिस आता है, सर्बियन क्राइसिस आता है, नाटो इंटरवीन करता है, ईस्टर्न क्वेश्चन तब भी रहता है, और आज भी ईस्टर्न क्वेश्चन में। तो ईस्टर्न क्वेश्चन उस समय चलते रहता है, वही बात करना चाह रहा है। मतलब ये एरिया यूनिफाई नहीं हो पाया एक तरीके नहीं से। हाँ, ईस्टर्न क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन है क्या होगा इसका स्टेटस, क्या होगा। यहाँ तो यूनिफाई हो चुका ना, प्रूशिया हम्म। पूरा हो चुका, इटली होगा, इसका क्या स्टेटस है। तो क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन उठाया यहाँ पर, रेज किया। हम्म। तो जार के लिए क्या था ईस्टर्न क्वेश्चन में, हर एक कंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट होगा ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर में। ये हम्म। अपना कंट्री बन चुका है, ये बन चुका है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो चुका है, तो ये बचा हुआ है सिर्फ, और ये टूट चुका है, ये टूटते जा रहा है धीरे धीरे। ग्रीक इंडिपेंडेंस टूटा, ये क्रीमिया के अंदर टूटा, ये चलेगा हाथ चलेगा, ये चलेगा हाथ से, ये भी चलेगा हाथ से, ब्लैक सी पहले इसके अंडर में आता था, अब न्यूट्रल बन गया, तो कहीं ना कहीं इसका पावर कम हो गया ना, तो बचा ये इलाका। तो इस पर क्या स्टैंड होगा, तो हर एक कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट होगा, जैसे इंडिया का रहता है एससीओ में क्या स्टैंड रहेगा, या फिर सेंट्रल एशिया में क्या रहेगा, अलग अलग कंट्री का अपना अपना है। तो इस जार किले की स्लाविक नेशनलिज्म, यहाँ स्लाव लोग रहते हैं, स्लाविक जो एंशियंट एथनिक ग्रुप हो गए वो रहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए रशिया का स्टैंड रहा है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, इसलिए रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ऑस्ट्रिया का है कि यहाँ पे इतने सारे सेंटिमेंट है, नेशनली सेंटिमेंट है, अगर उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे ना नेशनल सेंटिमेंट को, तो टूट जाएगा ऑस्ट्रिया। दैट इज वाई वो बात करते हैं कि पैन स्लाविक नेशनलिज्म है ना, इसको कंट्रोल करे, इसलिए वो हमेशा रशिया के खिलाफ रहेगा ऑस्ट्रिया अभी तक, क्योंकि इसके अंदर स्लाविक नेशनलिज्म बढ़ते जाएगा, टूट जाएगा रशिया ऑस्ट्रिया। तो वो हम्म। चाहेगा कि एड्रियाटिक सी यहां तक उनका अगर ये अगर एड्रियाटिक सी हाथ चल जाएगा तो ये लैंड लॉक बन जाएगा, तो एड्रियाटिक सी चाहिए इसको। दूसरा कि उसका एनिमी जो है रशिया रहेगा, और तीसरा कि पैन स्लाविक नेशनलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक। ठीक है। तो हर जगह जो नेशनली सेंटिमेंट बढ़ेगा ना, वहां पर ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस रहेगा, वो अगेंस्ट बात करेगा। हम लोग जब इटली का यूनिफिकेशन की बात करें वहां भी अगेंस्ट है ऑस्ट्रिया का, प्रूशिया का बात करें वहां भी अगेंस्ट है ऑस्ट्रिया का। तो बेसिकली ऑस्ट्रिया विल ऑलवेज, मोस्टली, ऑलवेज नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली दे विल बी अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, क्योंकि उनके लगेगा, उनको डर लगेगा ना कि मेरे यहाँ भी तो इतना नेशनलिटीज है। जर्मन इंटरेस्ट रहेगा कि हम लोग को अलग रहना है, हम लोग को यूनिफाई में फोकस करना है, और यूनिफिकेशन जब हो जाएगा, जब फ्रांस को हरा देंगे 1870 में, फेमस बैटल ऑफ सेडान है, जब लोग प्रूशियन यूनिफिकेशन बात करें, तब वो बात करेगा कि क्या होना चाहिए, तब वो बात करेगा कि ईस्टर्न क्वेश्चन पर, क्योंकि ऑलरेडी यूनिफाई कर चुका है, पावर हो चुका है, पावर आ चुका है उसके हाथ में, तब वो बोलेगा कि हम
जो बाकी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को, इसको कैसे चेक पर रखे, तो बैलेंस करने की कोशिश करेगा तीनों को। फिर ब्रिटिश का इंटरेस्ट है कि अगर ऑटोमन पावर कम हो जाएगा ना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं रशिया का पावर यहाँ बढ़ जाएगा इस इलाका में, सेंट्रल एशिया और इस तरफ में। उससे क्या होगा, स्विस कैनाल से लेकर के जो इलाका है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा जारिश रशिया का। उससे इंडिया का जो एक मेन बेस है ना, वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री का अपना अपना स्टैंड है। अब बाल्कन में कौन कौन लोग थे, अल्बेनियन थे, बल्गर बुल्गारिया वाले बर्गर हो गए, सर्बियन हो गए, ग्रीक हो गए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन थे बेसिकली यहाँ पर मोस्टली, मतलब 80% का क्रिश्चियन ही थे यहाँ पर। ये है ओवरऑल बेसिक जो ईस्टर्न क्वेश्चन पावर होता है। अब फ्रांस का क्या है, हमने सबका बात कर लिया, फ्रांस का नहीं किया। तो फ्रांस क्या रहेंगे, ट्रेडिशनल प्रोटेक्टर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च रहेंगे, जो पैपल स्टेट के अंदर में है ना यहाँ पर। हाँ। और जो इसके अंदर में जो रोमन कैथोलिक चर्चेज होंगे, उनके जो हेड होंगे वो फ्रांस रहेंगे बेसिकली। वो चाहेंगे कि उसको सिक्योर रहे और बैलेंस इंटरवीन कर सके जब मन करे ओवरऑल। तो ये अलग अलग कंट्री है। ओटोमन से क्या रहा है कि अपना बस टेरिटरी बचे, लेकिन होते ही नहीं है, वो वीक मैन ऑफ यूरोप है, करप्शन है, इनसबऑर्डिनेशन, ऑलरेडी ग्रीक इंडिपेंडेंस उस समय तक हो चुका है। तो टर्किश ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस वैल्यूज है वो एंटेनाइज कर रहा है यूरोपियन पॉपुलेशन को अंदर में। कन्वर्जन का बात हो रहा है, जिजिया का बात हो रहा है, तो कहीं प्रॉब्लम होगा। सब नेशनलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बुल्गर हैं, मोल्डोवा हैं, ग्रीक हैं, और भी लोग हैं। दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर। क्रिश्चियन नेशनलिटीज है, दे आर डिमांडिंग ऑटोनॉमी। तो अलग अलग वॉर होता है यहाँ पर, वॉर, यही वॉर है ईस्टर्न क्वेश्चन का। 1820s में ग्रीक का होता है, क्रीमिया का हम लोग बात कर चुके हैं 53 में। बाल्कन क्राइसिस बात के 1875 में, अभी आगे बात करेंगे। बोस्निया बात करेंगे, और बाल्कन वॉर बात करेंगे बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। यही कहीं ना कहीं बाल्कन वॉर ही था जो वर्ल्ड वॉर वन का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो सब जो देखते हैं ना ईस्टर्न क्वेश्चन ही है देखा जाए तो पूरा। हम्म। उसके हाँ। बाद फिर हम लोग जब पोस्ट 1990 का बात करें, उसमें भी ईस्टर्न क्वेश्चन में आता है। और आज भी ईस्टर्न क्वेश्चन, यहाँ भी ये यूक्रेन हो गया ये वाला पार्ट, ये पूरा इलाका हमेशा से क्वेश्चन होता है। हम्म। अब यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर, हाँ, तो जब हम लोग बाल्कन वॉर का बात करते हैं 1870s में, तो यहाँ रशिया बात करें तो उस समय टर्की के खिलाफ जाता है और उसको अटैक करता है, इन्वेड करता है। और उसमें क्यों इन्वेड करता है, क्योंकि तभी इन्वेड कर सकेगा जब ऑलरेडी जो कंट्रीज होंगे जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने वाले, कहीं ना कहीं वो बिजी होंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर पहले ऐसा हाल हो जाएगा, फिर सबको इकट्ठा आकर के इसको हरा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो पाया। तो कहाँ बिजी थे, तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे प्रूशियन कंट्री के बारे में, प्रूशियन यूनिफिकेशन का, उसमें प्रूशियन 1870 का आते आते यूनिफाई हो चुका था, 70s में आते आते। और प्रूशियन डिफेटेड ऑस्ट्रिया एंड इवन फ्रांस। तो फ्रांस ऑलरेडी थोड़ा पावर कम हो गया था, ऑस्ट्रिया का पावर कम हो गया था। जैसे ही प्रूशियन बीच में ताकतवर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फ्रांस और ऑस्ट्रिया उसमें बिजी हो जाएंगे। तो बचेगा रशिया अगेंस्ट टर्की, तो इसे टर्की को 1877 में अटैक करते हैं, और दे फोर्स टू एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ सर्बियन, रोमन एंड मॉन्टेनेग्रो। यहाँ पर आ गया, यहीं पर है सर्बियन, रोमन, मॉन्टेनेग्रो, मैप में देख लो यहाँ पे, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। ये ग्रीक हो गया ये पूरा पार्ट, रोमानिया हो गया, दोनों को मिला करके बुल्गारिया हो गया यहाँ पर, और सर्बिया, रोमन, मॉन्टेनेग्रो यहाँ पर आ गया। ये टूट गया बेसिकली, अलग हो गया। यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन ये पूछूं, जैसे रशिया वाज अगेंस्ट टर्की हम्म। बिकॉज टर्की इन अ वे वाज मोर साइडेड टुवर्ड्स ब्रिटेन, और जो ऑस्ट्रियन ब्रिटेन इंटरेस्ट। चाहेगा, बोलेगा कि टर्की को अगर कम हो गया ना पावर, तो टर्की हाँ। का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना, सोचो कि ईस्ट और वेस्ट में कनेक्टिविटी है, तो हम्म। ईरान भी जाएगा हाथ से। टर्की उसमें सऊदी अरेबिया कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अरेबियन कंट्री था ही नहीं उस समय। उस हम्म। समय सब टर्की के अंदर में था। आज का जो सीरिया है, इराक है, इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर ओमान, कतार, फिर जॉर्डन, सब टर्की के अंदर में था, ओटोमन टर्क्स के अंदर में था। तो एक कैलिफेट था ओटोमन टर्क्स, वो खत्म हुआ है, टोटली खत्म हुआ है 1919 में, जब यहाँ पर खिलाफत होता है उसी समय होता है, तभी ऑफिशियली खत्म हो गया टर्की। ऑफिशियली ओटोमन टर्क्स छोटा हो गया। जो आज का हम्म। मॉडर्न टर्की है वो 1920s वाला टर्की है, जो हम लोग हम्म। बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय का। ये हाँ। पहले का बात हो रहा है, तो ऑटोमन टर्क्स का बात हो रहा है, तो उसमें बड़ा है। अभी तक एम्पायर है, कंट्री नहीं बना, एम्पायर, ओटोमन टर्क्स, ओटोमन एम्पायर इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। टर्की कंट्री नहीं। तो ओटोमन जो एम्पायर है, तो ब्रिटेन को लगता है कि अगर वो पावरफुल कम हो गया तो रशिया का इंडियन ओशन तक पहुंच सकता है, रशिया इन्फ्लुएंस उसका सेंट्रल ऐसे पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान और इंडिया में हार्म कर सकता है इंडिया, सुइस कैनाल तक पहुंच जाएगा इन्फ्लुएंस। दैट इज वाई टर्की को सपोर्ट करेगा ब्रिटेन, और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा ब्रिटेन, ताकि पावर कम हो।
और ऑस्ट्रिया चाहे कि बाल्कनाइजेशन नहीं हो, इसलिए ज़ारिश के खिलाफ रहेगा। और रशिया चाहे कि टर्की में जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आए, ब्लैक सी का कमांड उसके हाथ में मिले वापस से, ये चाहिए दोनों के बीच में। दैट इज वाई सर्बिया, रोमन, मॉन्टेनेग्रो को बोलेगा कि एक्सेप्ट कर लो उसको। ठीक है। ठीक है। अब 1870 में आते आते हम लोग बात किए कि प्रूशिया यूनिफाई हो चुका है, तो जो डिटेल में यूनिफिकेशन है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी बस मान के चलो कि 1870 में आते आते प्रूशिया यूनिफाई हो चुका, जर्मनी का जो मॉडर्न प्रूशियन कंट्री है वो बन चुका है, इटली भी यूनिफाई हो चुका है, जो मॉडर्न इटली है वो बन चुका है। ठीक है। ठीक है। तो जो उसमें प्रूशिया बन जाएगा, तो प्रूशिया जो बिस्मार्क है, जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रूशिया के, वो बोलेंगे कि अब समय आ चुका है प्रूशियन कंट्री को कि वर्ल्ड पावर में एक इंपॉर्टेंट स्टेक लेने का। सही बात है, क्योंकि वो चाहेंगे कि इन्फ्लुएंस बढ़े प्रूशिया का, तो वो बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज करने की बात करें 1878। तो मतलब फेमस कॉम्प्रोमाइज है अंडर द बिस्मार्क प्रेसिडेंसी। कोई भी कंट्री जब राइज करता है ना, वो चाहता है कि मैं आर्बिट्रेटर बनूं, चाहे यूएस रहे, चाहे हर जगह रहे, हर एक समय में हर कंट्री राइज करता है, वो चाहता है आर्बिट्रेटर बने। इंडिया चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में मेरा भी नाम हो, हर कोई चाहता है। तो ऐसी बिस्मार्क चाहे उस समय कि उनके अंडर में कॉम्प्रोमाइज हो, तो क्या किए, वो सबको अपीज करने की बात की। रशिया को बोले कि एशिया माइनर मिल जाएगा उनको। एशिया माइनर मतलब कि टर्की के इस तरफ पॉपुलेशन, मतलब ईस्टवर्ड ऑफ द एशिया माइनर, जो ऊपर का पार्ट है, सीरिया और जो भी हुआ एरिया। ब्रिटेन को साइप्रस मिल जाएगा। टर्की को बोला, और फिर ऑस्ट्रिया को बोला कि आप बोस्निया हर्जेगोविना पर आप आज भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो सबको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करने वाले, सबको तुम ले लो, बाकी इंटरवेंट मत करो, टेरिटरीज को एक्सचेंज कर लो। ठीक है, अलग अलग जगह पे। हम्म। तो कॉम्प्रोमाइज जो हुआ, फॉर एग्जाम्पल एशिया माइनर किसको बोलेंगे? एशिया माइनर हो गया जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर, इससे जो टर्की यहाँ पर है, ये एशिया माइनर हो गया। यहाँ पर एक तरह से रशिया का इन्फ्लुएंस रहेगा, इस तरफ कुछ कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा ऑस्ट्रिया करेगा। साइप्रस यहाँ पर है, नीचे में साइप्रस है, वो ब्रिटेन करेगा। तो ये बेसिकली बांट दिया गया। उसके बाद जो, तो एशिया माइनर उनका जो पावर है उनको दिया गया था रशिया को। ब्रिटेन केप्ट कंट्रोल विद द साइप्रस, ऑस्ट्रिया अलाउड टू कीप बोस्निया हर्जेगोविना। तो बेसिकली टेरिटरी वर एक्सचेंज एंड दे वर डिसाइडिंग कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि टर्की ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज इट हैज रिकॉग्नाइज सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो एक्सेट्रा। इशू क्या था? तो जो कॉम्प्रोमाइज है, क्या उसमें बाल्कन पीपल जो यहां पर थे उनका एस्पिरेशन दिया गया? नहीं। ग्रेट पावर का इंटरेस्ट नैरो इंटरेस्ट था, सब चाहते थे टेरिटरी उनके हाथ में रहे। क्या वो कंसिडरेड थे? नहीं। नैरो कॉम्प्रोमाइज था एक तरह से। सर्बिया में जो सबसे बड़े पॉपुलेशन थे सर्बिया में, वो सर्बियन नेशनलिस्ट थे, बाकी छोटे छोटे कंट्री थे, क्या उनको इंक्लूड किया? नहीं। ग्रीक को भी डिसकंटेंट रहा, क्योंकि मैसेडोनिया थे, वो चाहते थे मैसेडोनिया, जो ग्रीक आज अलग अलग है, तो मैसेडोनिया चाहते थे कि वो ग्रीक के अंदर में है, उनको भी नहीं मिला। तो ओवरऑल देखा जाता है सब कोई डिसकंटेंट थे विद रिगार्ड टू कॉम्प्रोमाइज। और स्लोली 1941 1914 जब वर्ल्ड वॉर वन होता है, उसके पहले तक स्लोली अलायंसेस फॉर्म होना स्टार्ट होता है, जिसमें अलग अलग कंट्री साथ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्मार्क ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली ये साथ में आते हैं। डुअल अलायंस, जिसमें रशिया और फ्रांस साथ में आते हैं। और राइवल कैंप बनना स्टार्ट होता है, ऑफिशियली नहीं लेकिन स्लोली स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो नींव है वो रखा जाता है वर्ल्ड वॉर वन का। तो ये भी अब डिस्कस्ड, जो पूरा 19th सेंचुरी स्टार्टिंग से लेके अंत तक का जो यूरोपियन सेंटिमेंट था वो डिस्कस किया। अगले बार जो डिस्कस करेंगे वो होगा इटालियन यूनिफिकेशन, फिर प्रूशियन यूनिफिकेशन, और फिर रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन होगा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं। Examine the factors responsible for the rise of nationalism in Europe during 19th century. We have discussed detail. Factors क्या, कोई enlightenment हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, हायरकी हो गया, सब चीज इसमें। How did the idea of liberalism, conservatism, socialism shaped 19th century political landscape? तो लिबरलिज्म कैसे इम्पैक्ट करता है हर जगह, कि जो इकोनॉमिक आइडिया है वो चेंज आ रहा है हर जगह। हम लोग बात की कि जो आइडियोलॉजिकल चेंज आ रहा है वो लिबरलिज्म के अंदर दिखना है। कंजर्वेटिज्म के अंदर में जो मेटरनिक सिस्टम बनाया गया था रॉयल्टी को, वो कहीं ना कहीं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंजर्वेटिज्म में इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक कंजर्वेटिव आइडिया होता है, लिबरल जो नेगेटिव लिबरलिज्म होता है वो खत्म होकर पॉजिटिव तरफ जाता है। सोशलिज्म से साइंटिफिक सोशलिज्म तरफ आता है, वो इम्पैक्ट करता है वर्किंग क्लास, अकोमोडेशन, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स,
फंडामेंटल राइट, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो सोसाइटी इंटीग्रेट होता है, यूनिफाई होता है, एट द सेम टाइम देर इज अ नेगोशिएशन, अकोमोडेशन ऑफ ईच अदर जो टेरिटरीज होता है। डिस्कस द रोल ऑफ बिस्मार्क यूनिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे जब पढ़ेंगे वो। टू व्हाट एक्सटेंट कांग्रेस ऑफ वियना कंट्रीब्यूट टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो कांग्रेस ऑफ वियना जो थे वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट है, तो वो सपोर्ट नहीं किए। दैट इज वाई देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कांग्रेस ऑफ वियना, ग्रीक के समय में भी, बाकी जगह भी कांग्रेस ऑफ वियना बना, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं कर पाया बैलेंस ऑफ पावर को, तो इसलिए इनडायरेक्टली वो राइज ऑफ नेशनलिज्म बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो अकोमोडेशन था रिगार्डिंग द फ्रेंच आइडियाज वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया अपने अपने कंट्रीज के अंदर में, दैट इज इनडायरेक्टली लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इम्पैक्ट ऑफ 1848 रिवॉल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ट्रू, हर एक जगह आया। हम लोग बात किए थे ऑस्ट्रिया के अंदर में कैसे आया, उनका मैटरनिक सिस्टम खत्म हुआ। फ्रांस के अंदर में लुई फिलिप हटे और नेपोलियन आए थे, नेपोलियन 3। उसके बाद फिर 1848 के अंदर में इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो हर जगह एक ग्रोथ होता है। इम्पैक्ट नेगेटिव बात करेंगे क्योंकि उससे टेरिटोरियल एक्सचेंज होता है और वॉर होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। एट द सेम टाइम ऑटोमन्स जो टर्क थे उनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट वो एसेंशियली प्रोडक्ट ऑफ 19th सेंचुरी है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उनका नींव पहले भी रखा गया था, लेकिन जो एक सेंटिमेंट था जो राइज हो रहा था इनलाइटमेंट साथ साथ अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ, वो प्रोडक्ट बना दिया नेशनल नेशन एज अ नेशन स्टेट को। और यूरोपियन हिस्ट्री में जो एम्पायर सिस्टम था वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। नेशन स्टेट में चाहिए गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल रहे, पार्लियामेंट सिस्टम चाहिए, और दूसरा एक शेयर ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल कंडीशन एंड विजन, तभी जाकर नेशन स्टेट बनता है। इस रूल ऑफ गुस्सी मजीनी ये हम लोग कर लेंगे बाद में। हाउ डू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक चेंजेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या आता है कि वर्किंग क्लास मिडिल क्लास दोनों का राइज होता है, लॉबी बढ़ता है, तो मिडिल क्लास जो होते हैं वो थोड़ा नेशनलिस्ट रहेंगे हमेशा एज कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास का प्रिविलेज रहेगा इन रिगार्डिंग द ओल्ड रिजीम, जो आरजी या एम वाला। जो न्यू क्लास रहेंगे वो दे विल डिमांड मोर एंड मोर नेशन स्टेट, क्योंकि डिफाइंड बाउंड्री, डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड कस्टम ड्यूटी, टैरिफ स्ट्रक्चर सब डिमांड करेंगे मिडिल क्लास, इसलिए नेशनलिज्म बढ़ेगा। एट द सेम टाइम वर्किंग क्लास जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि कंट्री बढ़े और ताकि उनका वेलफेयरिज्म बढ़े। तो इकोनॉमिक चेंजेस जो होता है वो हेल्प करता है, क्योंकि आर्मामेंट बढ़ा, कोल फैक्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज बढ़ा, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट किया नेशनलिज्म को। लोग इंटीग्रेट हुए, आइडिया एक्सचेंज हुआ, प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस बना। तो हाउ द कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, तो कल्चर में वी कैन डिस्कस कि रोमांटिसिज्म कैसे हेल्प किया नेशनलिज्म में। लैंग्वेज बोल सकते हैं कि लैटिन से कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रमोट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में, नेपोलियन के अंदर में, नेपोलियन कोड की बात हो गया। एजुकेशन में कैसे पब्लिक एजुकेशन की बात हुआ, चाहे वो फ्रेंच डिक्टेटरशिप की बात हो, चाहे ब्रिटिश का 1832 और 1860 में रिफॉर्म का बात हुआ एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द शेयर्ड हिस्ट्री। और दूसरा कि कैसे साइंटिफिक एजुकेशन की बात हो रहा था, आईटीआई हो गया, टेक्निकल स्किल हो गया, वो कैसे हेल्प किया पूरा। इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन कॉन्क्वेस्ट, सही बात है, नेपोलियन जहां गए वहां पर नेपोलियन कोड स्टैब्लिश हुआ, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम जो वो कम हुआ, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी लिबर्टी वो फैला। दूसरा कि नेपोलियन जो जो बात कर रहे थे विद इमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स, या फिर वो एक तरह से उनका जो आइडियाज था विद रिगार्ड टू द रेवोल्यूशनरी आइडिया, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया हर जगह पूरा नेशनल यूरोप। उसका दिखता है 1830s में, 1848 में। तो वी हैव कंप्लीटेड। मानसी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। No questions, Ashok. Thank you everyone. We will take up next set of important topics for discussion. Do subscribe to Answer.